प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर और उसका दूसरी एक्सरसाइज यानी 1.2 एक्सरसाइज। तो इससे पहले कुछ ये दे रखा है टॉपिक अंकगणित की आधारभूत परिमेय। तो ये क्या होती है, किसी भी संख्या को हम ये देखिए अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी किसी भी भाज्य संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और वो उसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और वो गुणनखंड है ना वो आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय हैं, मतलब चाहे आगे आए पीछे आए वो आएंगे एक बार, चाहे कैसे भी लिखें। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। वही बात है, मतलब क्रम उसका कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ ये लिख रखा है 2 3 5 7, ये ऐसे भी लिखा जाए 2 5 3 5 7 2, यानी आगे पीछे कर दिए तो वही संख्या है ये आगे भी आ सकती पीछे भी आ सकती है। तो इस प्रकार इसमें कुछ सवाल दे रखे हैं कि इसको आप पढ़ के देख लेंगे, और इसमें जो सवाल हैं वो देखेंगे आप। जैसे इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इनका गुणनखंड निकाल सकते हैं, गुणनफल के रूप में गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड निकालें। ऐसे में एक समझा देते हैं, 140 को कैसे लिखेंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2 7 14, 2 से 0 और 2 से किया तो ये 2 3 6 और 2 5 10, और 3 से नहीं जाएगा ये 5 से जाएगा, 5 से तो 35, 7 से किया तो 7। तो ऐसे लिखेंगे 140 बराबर, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा। इसकी हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर ये 1 और ये 1 2 हो जाएगी, गुना 5 और गुना 7, इसका मतलब है 2 2 बार। तो इस प्रकार हम सभी को करके देख लेंगे। अभी दूसरा सवाल है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और उनकी जांच कीजिए। दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो एक करके बता देता हूँ। जैसे मैं 26 लिखा और मैंने 91 लिखा, दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से किया 13 और 13 से किया तो ये 1, या देखो ये 7 से किया तो 13 और 13 से किया तो 1 आ गया। तो इसको मैंने लिखा 2 गुना 13 और 91 को मैंने लिखा 2 7 गुना 13। अब इनका HCF अगर निकालते हैं, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन हो, इसमें ये कॉमन है 13, तो ये होगा इसका HCF। LCM क्या होगा, LCM जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी बड़ी पावर लेनी है, और मतलब जो बच गए वो सारे लेने हैं। मतलब कॉमन है वो एक बार, और बच गए उनकी बड़ी पावर यानी कि बड़े इनकी जो शक्ति है, जैसे ज़्यादा बार जितने भी आ रहा है 2 है यहाँ पर, और 7 है और 13 है, तो ये LCM आ जाए। अब देखो ये कितना आ जाएगा भाई, 7 दूनी 14 और 14 तिया 42 और 14 और 4 18, 182 आ जाए। अब इसकी जांच करेंगे भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे यहाँ पर, और बराबर HCF और गुना LCM करेंगे। कर सकते हो ये भाई, गुणा करेंगे 26 गुना 91 कर देंगे, यहाँ पर LHS लिख लेंगे और इसको गुणा करके लिखेंगे। फिर यहाँ पर RHS लिखेंगे, ये लिखेंगे भाई HCF गुना LCM, तो ये लिखेंगे हम 13 गुना 182, और दोनों को गुणा करेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। बराबर है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, और नहीं आया तो गलत है। अब इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक पूर्णांकों का HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने अभी बताया ही है। इसमें 3 संख्याएं दे रखी, जैसे 12 15 21, तो मैंने लिया 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखे तो ऐसे हो जाएगा भाई 2 से किया 6, 2 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1। तो यहाँ पर आ गया 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब 15 से किया तो ये हो जाएगा 15 का, 3 से किया 3 5 15, 5 से किया तो 1, तो ये आ गया 15 का। देखो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 3 गुना 5। अभी फिर एक और है इसमें 21, तो 21 का और क्या, 21 को हमने ऐसे भाग करके देखा तो ये होगा 3 से किया 3 7 21, 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 21 बराबर 3 गुना 7। अब HCF निकाला। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन हो, इनमें देखो ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, ये कॉमन है, तो ये कॉमन होगा, ये HCF होगा। LCM क्या होगा, LCM जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी बड़ी पावर बड़ी शक्ति, से 2 है ये 2, तो इसको शक्ति के रूप में लिखें तो ये 2 की पावर 2 गुना 3 हो गया,
और ये है, तो 3 तो इनमें HCF होगा, इसको हम छोड़ देते हैं। इससे अगर कंपैरिजन करें तो ये, और शक्ति इसकी 2 है, तो 2 की शक्ति 2 गुना 5 गुना 7, और 3 इनमें एक कॉमन था 3। तो अब देखो इसको हम गुना करके देख दें, 7 या 21 और 21 दूनी 42, 42 और 10 420, ये आ जाएगा इसका LCM। इस प्रकार हम HCF LCM निकाल सकते हैं तीनों संख्याओं का। ठीक है, तो निकल जाएगा। अब यहाँ पर HCF इतना दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो HCF दे रखा है, अब देखो एक संख्या 306 और एक संख्या 657, इनका HCF दे रखा है 9। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है भाई HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पर LCM निकालना है। LCM बराबर क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, 306 गुना 657 बटा में 9 करेंगे, 9 से काट देंगे इसको और ये सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब 9 से काट देंगे तो वह 9 से इसको काट कर देख सकते हैं, 9 3 27, 3 बच गए, 9 चौक 36 कट गया। अब 4 से 34 से इसको गुणा करके यहाँ लिख देंगे, यह आ जाएगा LCM। जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 0 पर समाप्त हो सकता नहीं, ये बताना है। तो ये अब आप इसको यहाँ से देख लें, इसको थोड़ा सा 6 पावर n है, और ये कह रहा है भाई n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, और उसके लिए ये है ना 6 पावर n अगर कोई भी संख्या उसके लिए 0 पर समाप्त होगी, तो हम ये मान लेते हैं अगर 0 पर होगी, यदि यह संख्या 0 पर समाप्त होगी, यदि संख्या 0 पर समाप्त होगी तो 5 से भाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी, ये 5 से भाग होगी। जैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 आ जाए, यानी 0 पर समाप्त होगी ना। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुना 3। तो 6 पावर n लिखा मैंने, और बराबर 2 गुना 3 की पावर n। अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई 2 5 तो इसमें आया ही नहीं, 5 से भाग होती है तो अभाज्य गुणनखंड 5 आता। तो आप लिखोगे भाई अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, में 5 नहीं है, अतः क्या होगा, ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी n से संबंधित जिसके लिए 6 पावर n बराबर 0 आए। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी। इसका एक एग्जाम्पल लिख रखा है, वो आप उसी प्रकार कर लेंगे। जैसे ये लिख रखा है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, यहाँ n एक प्राकृत संख्या, जांच कीजिए कि n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। यहाँ पर 4 की पावर n कर रखा, वहाँ पर 6 की पावर n है, यहाँ देखो यहाँ पर 6 की पावर n है। तो आप इसको 6 की पावर n अगर यहाँ पर कर लेते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाएगा इसको। लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6 की पावर n बराबर 2 इंटू 3 पावर n हो जाएगा बस। ठीक है, और सेम टू सेम गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त, यहाँ 2 की बजाय 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए यहाँ पर फिर 6n, यहाँ पर जहाँ पर 4 की पावर n आ रहा है वहाँ पर हम 6 की पावर n लिखेंगे बस, और जहाँ पर ये 4 की पावर n आ रहा है तो ये लिखेंगे 6 पावर n इजक्वल टू 2 इंटू 3 पावर n। तो ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उनमें 5 है नहीं, और ऐसी संख्या जो 0 आएगी लास्ट में तो वो 5 से भाग जाएगी, लेकिन 5 अभाज्य गुणनखंड में आ नहीं रहा, इसका मतलब वो 5 उससे भाग नहीं होगी, तो हमने मानना है वो गलत है। देखिए यहाँ पर देख रहा व्याख्या कीजिए, ये क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों नहीं है, क्या भाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, 7 गुना, देखिए यहाँ पर 7 गुना 11 गुना 13 और जमा 13 ये दे रखा। तो देखिए 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर, 13 कॉमन ले लिया, 7 गुना 11 और जमा 13 कॉमन लिया तो 1 आया। अब देखिए ये कोई भी आएगा, यहाँ पर देखो 11 7 77 और जमा 1 आया, और ये आएगा 13, यानी कि 13 गुना 78 आया ये। इसका मतलब ये कोई संख्या होगी जिसका गुणनफल कुछ भी आया वो उसमें एक गुणनखंड है 13 है, इसका मतलब ये 13 से भाग होती है, इसका अर्थ है ये संख्या भाज्य संख्या। यहाँ पर हम लिखेंगे भाई इसके गुणनफल में यानी कि 13 एक इसका गुणनखंड है, अतः ये एक भाज्य संख्या, तो ऐसा लिखेंगे। इसी तरह के सवाल इसमें दे रखे हैं, देखो यहाँ पर
इसमें ये हालांकि इस टाइप के कुछ अलग हैं थोड़ा सा, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे वही हैं, केवल ये थोड़ा सा अलग है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें यहाँ पर दे रखा है देखो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1। तो यहाँ देखो 7 गुना 5 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जमा 5 है। तो ये कह रहा है ये भाज्य संख्या क्यों है ये बताना। तो इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लिया, यहाँ पर बचकर 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जमा 1। अब देखिए यहाँ पर ये कोई भी संख्या आएगी, इसकी गुणनफल इसका गुणनखंड क्या है 5 है। तो आता है ये उपरोक्त या जो इस संख्या का 5 इस संख्या का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो आता है यह एक भाज्य संख्या है, यानी 5 से भाग होगी भाज्य संख्या। इस प्रकार लिखते हैं। अब देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे भाई, दोबारा मतलब 18 मिनट पर लगते हैं एक चक्कर लगाने में सोनिया को, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों दोबारा एक साथ चलते हैं, दोबारा कब मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सोनिया के दोबारा यहाँ पर लिख देंगे भाई, थोड़ा सा जगह कम है। सोनिया के दोबारा ऐसे लिखें, सोनिया के दोबारा चक्कर लगाने में लिया गया समय 18, रवि के दोबारा चक्कर लगाने में लिया गया समय 12। तो अब इनका दोनों का यानी कि तो पुनः स्थान पर मिलेंगे बराबर एलसीएम पुनः स्थान पर मिलने का समय लिख सकते हैं। समय एलसीएम के बराबर होगा। एलसीएम निकाल लिया 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 18 का भाज्य गुणनखंड निकालें, 2 से भाग किया भाई 9 आया, 2 3 से किया तो 3 किया 9, 3 से किया तो 1 आया। और 12 का किया तो 2 से किया 6 आया, 2 से किया तो 3 आया, 3 से किया तो 1। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 और 12 बराबर 2 गुना 3। तो यहाँ पर देखिए मैं एलसीएम निकालना, पहले कॉमन वाला ये देख ले, कॉमन 2 और 3 कॉमन है। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 2 गुना 3 और 3 और 2 फालतू एक और है, तो यह आ जाएगा भाई 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 36 मिनट बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है 36 मिनट बाद दोनों पुनः उसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।